हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस टाइम हम लोग कर रहे होते हैं यूपी पुलिस के लिए मैथ का प्रैक्टिस। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है। इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस कर चुके हैं, 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद के नाम से ही, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, हमेशा की तरह बताते रहते हैं कि आपके पेपर में टोटल मैथ के 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इन 19 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेने वाले हैं और इन 19 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन अपने मन से बना पाते हैं, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बार बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई जल्दी से आप लोग कमेंट करिए फटाफट। पेन और पेपर अपने साथ में लेकर बैठे दोस्तों और तुरंत सवाल को लगाने का प्रयास करें। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। क्या बोला गया है, यदि चार विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 270 है और प्रत्येक युग्म का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 9 है तो चारों संख्याओं का गुणनफल कितना है। चारों संख्याओं का क्या बताना है, गुणनफल बताना है। दोस्तों आपको लसर पता है, मौसर पता है। आप अगर संख्या मानेंगे तो इस जो मौसर दिया होता है इसी में आप कोई भी चर राशि लगाकर इसमें संख्या मान लेंगे। तो हम संख्या मान लेते हैं 9a, 4 संख्याएं हैं। दूसरा संख्या मान लेते हैं 9b, इसी प्रकार से तीसरी संख्या मान लेते हैं 9c और चौथी संख्या को मान लेते हैं 9d। अब इनका लौसर क्या दिया है, इसका लौसर दिया है दोस्तों 270। इसका लौसर निकालिए। ये जो चारों संख्याएं आपने माना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों संख्याओं का निकालिए आप लौसर। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 9abcd, ये होगा। ये किसके बराबर है, इसका लौसर कितना है 270 दिया है, तो इसको हम 270 के बराबर कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। 270 के बराबर कर दिए, 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, 30 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यानी ए बी सी डी का मान कितना हो गया दोस्तों, 30 आ गया। ए बी सी डी का मान 30 हो गया। आपसे पूछा गया है चारों संख्याओं का गुणनफल बताइए कितना होगा, तो चारों संख्या गुणनफल कर दीजिए। चारों संख्या का जब गुणा करिएगा तो हो जाएगा 9a इंटू 9b इंटू 9c इंटू 9d, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से 9 कितनी बार है, 4 बार है, तो 9 पर पाँवा 4 लिख सकते हैं। बाकी देखिए a b c और d का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 पे पाँवा 4 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 गुना 81, 81 गुना 81 कर सकते हैं। अगुए ए बी सी डी का मान आपने कितना निकाला है, यहाँ पर 30 निकाला है, तो यहाँ पर 30 रख देंगे, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा, तो इकाई का अंक दोस्तों 0 आएगा। और 0 के बाद देखिए 3 का गुना 1 में, यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो उसके बाद 0 के बाद अगर आप 3 का गुना 1 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी 0 के बाद 3 आने वाला है। 0 के बाद 3 आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के बाद 7, ये तो कभी नहीं हो सकता है, ये तो 0 है या नहीं है भी नहीं हो सकता है। अब आप फंस जाएंगे बी और डी में। तो देखिए गुना कर दीजिए, इसका गुना करिए, क्या हो जाएगा, गुना करिए। अगर मान के चलिए यह 80 80 होता तो 8 × 6400 होता दोस्तों, कितना होता, 6400 होता। बात समझिए, समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये 81 के बजाय यह 80 80 होता
तो 80 का गुना 80 में करते हैं तो क्या आता है, 6400 आता है। तो 6400 से कहीं ना कहीं ज़्यादा आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर 2430 इसका आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच जाता है यहाँ पर, कौन सा विकल्प है? तो आप बताएंगे सर ऑप्शन नंबर बी 1,96,830 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो दोस्तों ये जो प्रोसेस हमने बताया आपको, ये थॉट प्रोसेस है। आप इसका लगभग मानकर आप, ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी आप गुणा करना तो जानते हैं, अगर टाइम बचाना है तो इस प्रकार से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी है तो एक बार हमें बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस सवाल में आपको रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो को पुनः देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। चलिए प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दो व्यक्ति x और y एक मशीन को 12 दिन में व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि अकेला y उसे 48 दिन में व्यवस्थित कर सकता है तो x उसे अकेला कितने दिन में व्यवस्थित कर सकता है? चलिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है भैया x और एक व्यक्ति कौन है, y है। ये दोनों लोग जब मिलके एक मशीन को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो ये टाइम ले लेते हैं 12 दिन का, 12 दिन का। लेकिन अगर y अकेले ही से व्यवस्थित करता है तो यह सिर्फ और सिर्फ यह लेता है 48 दिन का टाइम। तो टोटल यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, 48 और 12 का लघुत्तम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा इसका लघुत्तम? तो इसका लघुत्तम तो दोस्त 48 से ही आएगा। 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 से कम 48। देखिए यहाँ पर y की क्षमता क्या है, 1 है। x प्लस y की क्षमता क्या है, 4 है। एक तो y की है, इसका मतलब x का कितना रहा होगा, 3। x का कितना है, 3 है। तो अकेले अगर x इसे व्यवस्थित करेगा 3 की क्षमता से, x का मान कितना आएगा, x का क्षमता क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 की क्षमता से व्यवस्थित करना चाहेगा तो कितने दिन लगेगा इसको, कितना दिन लगेगा, 16 3 48, 16 दिन का समय इसको लगेगा। कितने दिन का दोस्त? तो आपका जवाब होगा सर 16 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 है। चलिए दोस्त जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहें दोस्त, आप लोग हमें इसका आंसर बताएंगे कितना होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पर दिया गया है होल अंडर रूट में 1 प्लस 36 बटे 64 और बराबर 2 प्लस a बटे 4। इस प्रकार से सवाल दे रखा है। इसको काटिए आप 4 से, तो 9 चौक 36, 4 से काटेंगे तो 16 चौको 64, 16 एकम 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, 16 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 2 प्लस a बटे 4। ठीक है, चलिए इसको देखिए 4 दूनी 8 प्लस a, ये हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ से दोस्तों, 5 बटे 4 बराबर, सॉरी यहाँ पर बराबर है, बराबर 4 दूनी 8 यानी 8 प्लस a बटे 4। यहाँ से आप काट देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और a का मान निकालना है, यह 5 है दोस्तों। ठीक है, a का मान निकालना है, 5 को उधर लेकर जाएंगे, सॉरी 8 को उधर लेकर जाएंगे तो 5 में से हो जाएगा क्या चीज़, 5 माइनस का 8 बराबर a। तो a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, a का मान क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर a का मान तो माइनस का 3 आ जाएगा। a का मान कितना होगा, माइनस का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। -3 दोस्तों, -3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने भैया, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, बताएं दोस्तों। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। एक कार का मूल्य एक बाइक के मूल्य से 400% अधिक है। एक कार है भैया, एक कार है
और एक क्या है, बाइक है। एक कार है तो एक क्या है दोस्त, एक बाइक है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। एक कार का मूल्य एक बाइक के मूल्य से 400% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, 400% अधिक है। 400% का मतलब क्या होता है, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, 400% का मतलब 4। तो अगर बाइक के मूल्य से बोला गया है, यहाँ पर बाइक के मूल्य से, बाइक का मूल्य मूल्य दोस्त अगर 1 है तो ये कार का मूल्य 4 ज़्यादा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 अनुपात। ठीक है, ये अनुपात है। आप अनुपात में 0 बढ़ा देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 0 बढ़ाएंगे, 0 काहे बढ़ाते हैं, ताकि हमारा जो आंसर है वह दशमलव में ना आए। ठीक है, यदि कार के मूल्य में 15% और बाइक के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। कार के मूल्य में 15% बढ़ा दें। अगर कार का मूल्य दोस्तों 15% बढ़ा देते हैं हम, देखिए 1% का मान क्या हो जाएगा, 5, 15% का मतलब 75। तो कार का मूल्य कितना हो जाएगा बढ़ने के बाद, 575। बाइक के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। ठीक है, तो 5 कारों और 10 बाइकों के मूल्य में कुल वृद्धि कितनी है। 5 कारों और 10 बाइकों के मूल्य में कुल वृद्धि कितनी है। देखिए दोस्त, ये एक कार का है, आप 5 कार का निकाल लीजिए। पहले 5 कार का मूल्य क्या था, 2500 हो जाएगा। ठीक है, 2500 हो जाएगा। और 10 बाइक, पहले 10 बाइक का मूल्य कितना, 100 गुना 10 यानी 1000। टोटल कितना हो जाएगा इसका मूल्य, जोड़ दीजिए इसका, तो 3500। ठीक, टोटल मूल्य कितना हो गया, पहले 3500। अब 5 कार का जो मूल्य इस समय यहाँ पर जो बढ़ने के बाद है, 5 कार का मूल्य क्या हो जाएगा, एक कार का 575 है। तो 5 कार का क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 2 5 सत्ते 35, 2 37, हासिल का 3, और 5 पच्चे 25, 3 28, 2 2875 प्लस 10 बाइक का मूल्य क्या हो जाएगा, 1200 रुपये। तो बढ़ने के बाद इसका दाम टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, 8 2 10 और 2 1 3 1 4। अब देखिए कितना यहाँ पर वृद्धि हुआ है, वृद्धि कितने का हुआ, घटा दीजिए, 4075 में से 3500 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 75 5 यानी 575। 575 की वृद्धि हुआ, किस पर हुआ है वृद्धि, 3500 पर। 3500 पर गुना 100, गुना 100। यहाँ से काटेंगे जब, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 2 बचेगा, 5 पच्चे 25। अब भाग दीजिए 7 से 115 में, 7 से 7 एक कम 7, बचेगा यहाँ पर 4, और 7 छक 42। तो कहीं न कहीं दोस्तों लगभग 16% के आसपास आएगा इसका उत्तर। तो 16% एक ऑप्शन में है, यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 16%। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा, और हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न में बोला क्या गया है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, 20% की कमी एक खरीदार को 160 रुपये में 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों समझिएगा, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो पहले इसका जो प्राइस था, कीमत था, क्या था, पहले 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 1/5। तो पहले कीमत दोस्तों यहाँ पर 5 था, 1 की कमी हो गई तो क्या हो गया, 4 अनुपात। ठीक है, ये मूल्य, तो इसका कंजप्शन यानी खपत जो है दोस्तों, खपत जो है मूल्य का उल्टा होता है। तो ये 4 संबंधी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, 4 संबंधी 5। अब पहले वह कितना खरीदता था, 4 अनुपात,
अब कितना खरीदता है 5 अनुपात। क्यों? क्योंकि वह चीनी का जो दाम था घट गया है। चीनी का दाम क्या हुआ है? घट गया है। चीनी का दाम घटने से, ठीक है, कितना यहाँ पर घटा है? 20% की कमी। तो 20% जब कमी हुआ है तो वह 1 अनुपात ज़्यादा चीनी खरीद पाता है, 1 अनुपात। लेकिन वास्तव में कितना खरीद पाता है? अधिक, 2.5 किलोग्राम। यानी 1 अनुपात का मान क्या है दोस्तों? 2.5 किलोग्राम। 1 अनुपात का मान 2.5 हो जाएगा। तो पूछा है वास्तविक मूल्य बताइए, तो पहले वास्तविक खपत निकाल लीजिए। वास्तविक खपत क्या हो जाएगा यहाँ पर? वास्तविक खपत क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। वास्तविक खपत क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। क्लियर है? बताएं, आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर? वास्तविक खपत दोस्तों इसका 10 किलोग्राम हो जाएगा। अब 10 किलोग्राम पहले खपत होता था, पैसा कितना लेकर जाता है बाजार में? 160 रुपये। तो 160 रुपये में 10 किलो पाता है, तो हर 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा? भाग दे देंगे तो 16 रुपये हो जाएगा। ठीक, कितना रुपये दोस्तों? 16 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं यहाँ पर, आइए चलिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, सुनील ने 5,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद अनिल 8,000 रुपये की पूंजी के साथ उसके साथ शामिल हो गया। ठीक है, वर्ष के अंत में उन्हें 7,700 रुपये का लाभ होता है। इसमें अनिल का हिस्सा क्या होना चाहिए? अनिल का हिस्सा क्या होना चाहिए दोस्तों? चलिए दोस्त, अनिल का हिस्सा पूछा गया है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक है सुनील और एक कौन है दोस्त? तो एक है इसमें अनिल, एक सुनील है तो एक अनिल है। अब जो सुनील है वो 5,000 रुपये लगाया है व्यवसाय में, 5,000 लगाया है। और 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सुनील 8,000 इसमें लगाकर शामिल होता है। 1 साल के अंत में 7,700 का फ़ायदा होता है, लाभ होता है। यानी कहीं न कहीं ये 12 महीने के लिए, 12 महीने तक सुनील का पैसा लगा रहा। 3 महीने के बाद अनिल आया है, तो इसका जो पैसा था यह केवल और केवल 9 महीने इसमें लगा रहा। इसका अनुपात निकाल दीजिए, अनुपात निकालिए। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 चौको 12 और 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। ये हो जाएगा क्या दोस्तों? 5 संबंधी 6, 5 संबंधी 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अनिल का हिस्सा क्या होगा? 6 5 11। टोटल लाभ का जो अनुपात आया है 11 आ रहा है। लाभ का अनुपात 11 है, लेकिन लाभ कितने का हो रहा है? 7,700 का हो रहा है। तो 11 का मान 7,700 है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 अनुपात का मान 700 हो जाएगा। अगर 1 अनुपात का मान 700 है तो अनिल का हिस्सा क्या होगा? अनिल का कितना अनुपात है? 6 अनुपात। तो 6 अनुपात का मान निकालिए, 6 से गुना कर दीजिए, 6 7 4200। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4200 रुपये इसमें अनिल का हिस्सा होगा। ठीक है, 4200 रुपये दोस्तों अनिल का हिस्सा यहाँ पर आएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न। देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या बोला गया इसमें? यदि 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात 1 संबंधी 5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए, विकर्ण का जो विकर्ण अगर दिया होता है तो इसका अगर एरिया पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है क्षेत्रफल। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो 1 बटे 1, यानी 1 का स्क्वायर बटे 1 कर दीजिए, संबंधी 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 1 कर रहे हैं, यहाँ पर 2 होगा नीचे, 5 का स्क्वायर बटे 2 कर दीजिए। अब ये 2 से 2 तो नीचे कटने वाला ही होगा, कट ही जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, यानी 1 संबंधी 25 इसका राइट आंसर होगा। 1 संबंधी 25 इसका क्षेत्रफल आएगा दोस्तों। ठीक है, 1 संबंधी 25।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना हुआ है, तुरंत आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यदि 28 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्गाकार कार्डबोर्ड से अधिकतम संभावित आकार का त्रिज्याखंड काटा जाता है तो व्यर्थ कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस प्रकार से वर्गाकार कार्डबोर्ड कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ से क्या बोला, यहाँ से इस प्रकार से कुछ इस हिसाब से त्रिज्यखंड यहाँ पर काटा जाता है। अब त्रिज्यखंड काटा जाता है तो ये जो हिस्सा, ये जो व्यर्थ वाला हिस्सा बीच का पार्ट ये बच गया, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप इस वर्ग का क्षेत्रफल में से ये जो त्रिज्यखंड का जो बन रहा है वृत्त, ठीक है, इसमें 4 वृत्त बन रहे हैं, सॉरी 4 वृत्त नहीं बन रहे हैं, 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। अब एक एक त्रिज्यखंड 90 अंश का होगा तो चारों मिलाएंगे तो 360 हो जाएगा। यानी 360 होने का मतलब ये हुआ ये पूरा एक वृत्त बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलिएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या कैसे प्राप्त होगा, ये टोटल, अगर दोस्त ये टोटल 28 है, समझिएगा ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 28 है, ये आधा आधा है, यहाँ पर है आधा आधा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका जवाब क्या होगा, यहाँ से यहाँ दोस्त 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 14। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। आप पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 28 का गुना 28 में करेंगे, 28 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। त्रिज्या 2 गुना है, त्रिज्या 14 है तो 2 गुना है, 2 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या है दोस्त 14 है तो इसका 2 गुना है, इसका कितना गुना है 2 गुना, तो ये जो है क्षेत्रफल इसका 4 गुना हो जाएगा। 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, 21, 4 एकम 4 दो 6, 616 हो जाएगा, 616। 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 अट्ठाईस 64, हासिल का 6, 8 दूनी 16 32, 6 38, हासिल का 3 और 2 दूनी 4 3 7। 784 में से 616 घटाना है तो 14 में से 6 गया तो लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। लास्ट का जो इकाई का अंक है दोस्तों वह 8 आने वाला है। तो देखिए तो 0 है, नहीं होगा सही, 6 है भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही होगा। एक ही ऑप्शन में 8 है लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए, यानी 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों आप लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दे रखा गया है, 16 संख्याओं का माध्य क्या है। 16 संख्याओं का माध्य दोस्तों क्या है, तो 16 संख्याओं का माध्य यहाँ पर 12 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुना किया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। देखिएगा 16 संख्याएं हैं, 16 संख्याएं हैं, 16 संख्याओं का माध्य क्या है 12 है। कह रहा प्रत्येक संख्या में, हर एक संख्या में क्या कर दिया जा रहा है, 3 से गुना किया जा रहा है, तो नया माध्य क्या होगा। जो काम आप संख्या में करते हैं बस वही काम आप माध्य में भी कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने। तो 12 तिया 36, जो काम आप संख्या में करते हैं, प्रत्येक संख्या में करते हैं, वही काम आप माध्य में कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 12 था इसका माध्य, हर एक संख्या में 3 से गुना किया जा रहा था तो माध्य में 3 से गुना कर देंगे तो 12 तिया 36। तो जो नया माध्य बनकर आएगा दोस्तों वह आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, चलिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक व्यास 14 सेंटीमीटर या मोटाई 4 सेंटीमीटर वाली 20 वृत्ताकार प्लेटों को एक से एक के ऊपर एक इस प्रकार रखा गया है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का निर्माण होता है।
निर्मित बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आप, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? देखिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr इंटू एच। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, इस प्रकार से कुछ बनेगा, इसका फेस फिगर इस प्रकार से बनेगा। तो इसको भी ढकना है, इसको भी ढकना है, यानी दो वृत्त आपको ढकना पड़ेगा, यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 2πr²। ठीक है, 2πr²। अभी यहाँ से अगर आप कॉमन लीजिएगा तो 2πr कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर बचेगा अंदर। अब देखिए पाई से गुना किया गया है, पाई का मान होता है 22/7। 22/7 दोस्तों, इसका मतलब 22 में क्या होता है? 11। तो ऑप्शन वही सही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। अब 11 से कटने वाला कौन सा विकल्प आपके सामने मिल रहा है? देखिएगा, पहला तो विकल्प नहीं कटेगा, ये तो गलत है। दूसरा भी नहीं कटेगा, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए 9 9 8 17 में से 6 गया तो 11, ये तो कटेगा दोस्त। ये इसको चेक कर लीजिए, 8 4 12 में से 9 गया तो 3, ये नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो 11 का मल्टीपल है, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप विभाज्यता के नियम से चेक कर सकते हैं। 11 क्षेत्रफल जब भी पूछा गया तो आप 11 से काट कर चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन कट गया वही इसका उत्तर सही हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत अंक 73.5 थे। यदि लड़कों की औसत अंक 72 और लड़कियों की औसत अंक 76 है, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? अनुपात पूछा गया है। चलिए, इसमें दो लोग हैं, कौन कौन? बॉयज और गर्ल। चलिएगा, ओवरऑल यहाँ पर 40 छात्र की बात कर रहे हैं, 40 छात्र हैं टोटल। लड़कियों की अगर औसत अंक की बात किया जाए तो 72 है दोस्तों। कितना है? 72 है। लड़कियों की बात किया जाए औसत अंक का, तो लड़कियों का औसत अंक क्या है दोस्तों? 76। लेकिन ओवरऑल कितने हैं? तो 73.5। ठीक, इसको घटा देंगे इस प्रकार से, ऐसे घटाते हैं, एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर। देखिए 73 में से आपको घटाना है 72, तो 1.5 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 5 भी तो घटाना है। अच्छा, यहाँ पर घटाना 76 में से आपको 73.5 घटाना है, तो 76 में से आप 73 घटा दीजिए, 73 3 बचेगा, आधा और घटा दीजिए, 2.5 हो जाएगा, 2.5। ठीक, अनुपात देखिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 5 5 25, 5 3 15, 5 संबंधित 3 इसका अनुपात आ जाएगा। 5 संबंधित 3 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अभी जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही आसान है, तो मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर एक्स वाई का मान दे रखा है, इसमें मान रख के अनुपात निकाल देना है। तो इसका जवाब आप सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इसका जवाब दोस्तों आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में देंगे। ये जो सवाल है दोस्तों, यह लसा मौसा पर आधारित सवाल है। तो एक बार प्रयास करेंगे दोस्तों लगाने का, नहीं लग पाएगा तो एक बार कमेंट कर देंगे, तो इस सवाल को मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, देखिए आप भी कुछ प्रयास करिए। ठीक है भाई, 100% आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अपने आप पर विश्वास करिए। कुछ अपने भी हाथ पांव चलाएंगे तभी जाकर उद्धार होने वाला है दोस्त। ठीक है, जब तक अपना हाथ पांव नहीं चलाएंगे तो उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सवाल पहले आप लगाइए, उसके बाद सलूशन देखिए जब नहीं लगा पाते हैं तो। ठीक, अभी ये जो सवाल हमने कमेंट बॉक्स में आंसर मांगा है,
तो मैं चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी का एक एक का आंसर आना चाहिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। यदि राहुल के वेतन से कर का 60% काट लिया जाता है, उसके बाद 12,800 रुपये कर के रूप में चुकाने के लिए शेष है, तो राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है। देखिए, कर के रूप में काटा कितना गया है 60%, अभी भी चुकाना कितना है 12,800। तो कितने परसेंट चुकाने हैं यहाँ पर, 60% काट लिया गया, कर 100% था, तो 40% कर अभी भी क्या करने हैं, इसको चुकाने हैं। तो 40% का मान यहाँ पर दे रखा है 12,800। ठीक, 12,800 यहाँ से काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दहिया में 40, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 20। ठीक है, हमें कितने परसेंट का मान निकालना है, 100% का, तो 1 0 चिपका देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा 32,000। 32,000 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, रमेश की लंबाई राजीव की लंबाई की अनुपात जो है वह 14 संबंधी 15 दिया गया है। यदि रमेश की लंबाई 161 सेंटीमीटर है, तो राजीव की लंबाई ज्ञात कीजिए। रमेश की लंबाई दे रखा है दोस्तों, रमेश की लंबाई कितना दिया है यहाँ पर 14 अनुपात, तो 14 अनुपात का मान दे रखा है 161 है, 161। तो 15 अनुपात का मान क्या होगा, 15 अनुपात का मान क्या होगा 161/14 गुणे क्या करना है यहाँ पर 15 करना है। ठीक, तो क्या होगा यहाँ से भाई, इसको आप 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 15 तियाँ 45 के 5 हासिल का 4, और 15 दूना 30, 4 34, 345/2 काटिएगा, 17 दूना 34 और 2 दूना 4, यानी 172 दशमलव कुछ आएगा, 172.5 आएगा, 172.5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला प्रश्न, चलिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। अल्कोहल की 30% सांद्रता वाले तथा अल्कोहल की 50% सांद्रता वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 35% हो जाए। यहाँ पर क्या लगाएंगे, एलिगेशन। क्या लगाएंगे दोस्तों, एलिगेशन। देखिए, दो प्रकार के अल्कोहल हैं, एक हमने ए प्रकार मान लिया, एक प्रकार हमने बी मान लिया। ए कितने परसेंट, 30%, बी वाला कितना 50%, ओवरऑल कितना होना चाहिए, तो 35% होना चाहिए। घटाइएंगे यहाँ पर 5, घटाएंगे यहाँ पर 15, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 3 संबंधी 1 अनुपात इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 संबंधी 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, एक कैंटीन के को 7 दिनों के लिए 84 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होती है। मई और जून के महीनों के लिए उसे कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी। देखिए, एक कैंटीन के लिए 7 दिन के लिए 84 किलोग्राम, कितना 84 किलोग्राम, इसको काटेंगे 12 7 84, एक दिन के लिए कितना 12 किलोग्राम। अब मई और जून महीने की बात कर रहा है, ठीक है, तो मई में कुल कितने दिन होते हैं 31, जून में कुल कितने होते हैं 30, टोटल कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों 61। एक दिन का 12 है तो 61 दिन का कितना हो जाएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा।
यानी एक ही विकल्प में इकाई का अंक 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 18। एक तैराक स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में और वापस प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो यह स्थान कितनी दूर है? चलिए, स्थान कितनी दूर है इसको हम डी मान लेते हैं। एक बार धारा के दिशा में गया है तो सापेक्षिक चाल जुटेगा, 5 1 6 हो जाएगा। एक बार धारा के विपरीत आया है, देखिए दूरी बट्टे चाल क्या होता है? समय होता है। धारा के विपरीत आया है तो दूरी तो वही डी, अपना पुराना वाला डी ही है, दूरी बदलने वाला नहीं है। लेकिन इस बार चाल क्या होगा? घटेगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। बराबर कितने टाइम लग रहे हैं? 75 मिनट। तो 75 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 75/60। ठीक, काटेंगे, इसको काटिए 5 से, 12 5 60, 5 से काटेंगे 15 5 75। अभी कटेगा 3 से, 3 चौको 12, 3 5 15। ठीक, चलिएगा यहाँ से 4 6 10, 10D/6 चौको 24 बराबर का 5/4। 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 3 6। यानी हो गया क्या यहाँ पर? डी बराबर कितना? 3। डी बराबर कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए। और ये प्रश्न आज के लिए लास्ट का प्रश्न है दोस्तों। ये लास्ट प्रश्न आपके सामने हम ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 19। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 14 घंटे लगते हैं। तो किलोमीटर में ए और बी के बीच की दूरी बताइए। दूरी को हम डी मान ले रहे हैं। ठीक, दूरी को क्या मान ले रहे हैं? डी मान ले रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, 40 की स्पीड से गया है, इतना टाइम लग गया उसको। वही डी किलोमीटर दूरी 30 की स्पीड से वापस आया है, इतना टाइम लग गया। टोटल टाइम इसको 14 घंटे का लगा है। 14 घंटे का टोटल टाइम इसको लगा है। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 40 30 70D, 70D बटे में 40 गुना 30 बराबर 14। 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 4 तियाँ 12, 120 का गुणा 2 में करना है तो 12 दूनी 24, 240। 240 किलोमीटर ए से बी तक की दूरी क्या है दोस्तों? 240 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो क्वेश्चन का जवाब हमने आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा है उस पर आप लोग विचार करिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।